नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में मेरा टॉपिक जलमंडल है। आओ टॉपिक को शुरू करते हैं। जलमंडल पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशि जलमंडल कहलाती है। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना करना भी असंभव है। जल हमें जीवन देने के साथ साथ हमारे अधिकांश कार्यों के लिए आवश्यक है। अतः जल को एक संसाधन माना गया है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 यानी 71% भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य जल बहुत कम है। विश्व में 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं। नंबर 1 लवणीय जल, नंबर 2 अलवणीय जल। लवणीय जल जिस जल में नमक की मात्रा अधिक होती है उसे लवणीय या खारा जल कहते हैं। जैसे महासागरों, सागरों का जल। विश्व का 97.5% जल लवणीय जल होता है। नंबर 2 अलवणीय जल जिस जल में नमक की मात्रा कम होती है उसे अलवणीय या मीठा जल कहते हैं। यह जल पीने लायक होता है, जो विश्व में जल के कुल आयतन का केवल 2.5% है, जो हिमानी, बर्फ, नदियों, झीलों और झरनों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत इस प्रकार है। जल वितरण का प्रतिशत: नंबर 1 महासागर में 97.3%, नंबर 2 बर्फ छत्रक के रूप में 2% और भूमिगत जल में 00.68%। झीलों का अलवण जल 0.009% और स्थलीय समुद्र और झील का लवणीय जल भी 0.009% है। वायुमंडल में जल 0.0019% और नदियों में जल 0.001% है। अब लवणता जानने का फार्मूला: महासागरीय जल के भार और उसमें घुले लवणीय पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे महासागरीय जल की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। समुद्री जल नमकीन इसलिए होता है क्योंकि समुद्री जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, झरने तथा हिमनद होते हैं। ये बड़ी मात्रा में खनिज लवणों को बहाकर समुद्र में ले आते हैं। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता रहता है, परंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण नहीं होता है, इसलिए जल नमकीन होता है। नंबर 2 इसमें सोडियम क्लोराइड नामक लवण होता है, इसलिए भी यह नमकीन होता है। सबसे ज्यादा वान झील की लवणता 330% है। फिर मृत सागर इजराइल की लवणता 240% है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। जल चक्कर क्या है और इसके हम लाभ भी करेंगे। सूर्य की गर्मी से जल हर समय महासागर से वाष्प बनकर ऊपर उड़ता रहता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद वाष्पित जल ठंडा होकर बादलों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे संघनन कहा जाता है। तीसरा बादलों में संघनित जल जब वर्षा, हिमपात, ओले या किसी अन्य रूप में पृथ्वी पर आता है, इसे वर्षण कहते हैं। यह पुनः सागर महासागरों में चला जाता है। यह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसे जल चक्कर कहते हैं। जल चक्कर के लाभ: जल वाष्पन से नमक की प्राप्ति होती है। नंबर 2 जल चक्कर के कारण वर्षा होती है। नंबर 3 जल चक्कर के कारण पृथ्वी के धरातल पर नदियां, तालाब, झीलें पाई जाती हैं। नंबर 4 जल चक्कर
के कारण वनों का विकास होता है। नंबर 5, जल चक्र कारण ही हमें पीने के पानी की आवश्यकता पूरी होती है। थलशाला, थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाते को थलशाला कहते हैं। अब विश्व के मानचित्र से 4 महासागर, सागर, झील और नदियां करेंगे। 4 महासागर, नंबर 1 प्रशांत महासागर है, दूसरा अंध या अंटार्कटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। सागरों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, कोरल सागर है। इसके साथ झील और नदियां भी हैं। झीलों में कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील ये पाई जाती है। नदी में विश्व की लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है और दूसरा बड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण क्या है? महासागरों का जल तरंगों, ज्वार भाटा और धाराओं के रूप में परिसंचरण करता है। इन गतियों में मुख्य रूप से तापमान, मध्य सागरीय जल की लवणता, पृथ्वी की दैनिक गति और पवनों का योगदान होता है। नंबर 1 तापमान। महासागरों में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होने के कारण जल कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर गति करता है। नंबर 2 लवणता। अधिक लवणता वाले जल का घनत्व कम होता है, अतः जल कम लवणता वाले क्षेत्रों से अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की ओर गति करता है। नंबर 3 पृथ्वी की दैनिक गति। महासागरीय जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण गति करता है। नंबर 4 पवने। पवनों की दिशा भी महासागरीय जल की गति को प्रभावित करती है। महासागरीय परिसंचरण या गतियों का पहला पॉइंट है तरंगे या लहरें। तरंगे या लहरें क्या हैं? जब आप कभी समुद्र तट पर जाएं तो उसमें कोई गेंद फेंकना, आप कहेंगे गेंद का नुकसान करवाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि तरंगे वापस आपकी गेंद को लौटा देंगी। तरंगे क्या हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। अब लहरों या तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गति, तूफान अथवा तेज वायु चलने पर विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज वायु बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। नंबर 2 भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार अथवा जल के नीचे भूसंकलन के कारण भी काफी ऊंचाई की लहरें उठती हैं। इनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। नंबर 3 सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से वृहत ज्वार भी महासागरों का जल काफी ऊंचा उठाते हैं। नंबर 4 जल की मात्रा से भी तरंगे उठती हैं। अब एक शब्द आया है सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंगे हैं, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जब समुद्र की सतह पर भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण समुद्र में 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। यह भारत में 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में भूकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इसकी भूकंप तीव्रता 9 थी। इससे भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। 10,000 लोग मारे गए और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में इससे अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केरल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नंबर 2
महासागरीय गतियों का दूसरा पॉइंट है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के कारण नंबर 1, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्व आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। नंबर 2, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। नंबर 3, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे उच्च ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को विरहत ज्वार भी कहते हैं। नंबर 4, चंद्रमा की 7वीं अथवा 21वीं तिथि को चंद्रमा और सूर्य दोनों ही पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, अतः वे दोनों ही सागर के जल को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, इसलिए सागर का जल चंद्रमा की ओर ही उछलता है, परंतु जल में सूर्य के खिंचाव के कारण सागर का जल एक साधारण लहर से अधिक ऊंचा नहीं उठ पाता। इससे लघु तरंगे उठती हैं, जिसे छोटा ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। इसके लाभ, ज्वार भाटा के लाभ। नंबर 1, नौ संचालन में सहायक। उच्च अथवा विहृत ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक ले जाता है, इससे जहाज आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। नंबर 2, मछली पकड़ने में सहायक। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के साथ अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। फलस्वरूप उच्च ज्वार के समय मछुआरे आसानी से मछलियां पकड़ लेते हैं। नंबर 3, विद्युत उत्पादन। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति। ज्वार के साथ समुद्र से अनेक बहुमूल्य मोती, शंख, सीप आदि तट पर आ जाते हैं। नंबर 5, ज्वार भाटे से बंदरगाह के तटों की सफाई हो जाती है। कोलकाता बंदरगाह ज्वार भाटा के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। महासागरीय गतियों का तीसरा पॉइंट है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, गर्म महासागरीय धाराएं। नंबर 2, ठंडी महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। इन्हें गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जल धाराएं भी कहते हैं। नंबर 2, ठंडी महासागरीय धाराएं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। इन्हें लैब्राडोर महासागरीय जल धाराएं भी कहते हैं। इनके लाभ, महासागरीय धाराओं के लाभ। नंबर 1, यदि किसी स्थान या द्वीप के निकट से गर्म महासागरीय धाराएं गुजरती हैं तो इससे तापमान बढ़ जाता है और वह स्थान अपनी सामान्य जलवायु की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धाराएं किसी स्थान को अधिक ठंडा बना देती हैं। जापान के तट के निकट कुरोशियो गर्म जलधारा तथा ओयाशियो ठंडी जलधारा महासागरीय धाराओं के अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 2, जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य मछली क्षेत्र माना जाता है।
क्योंकि वहां मछलियों के लिए भोजन की मात्रा विशेष घास में वृद्धि हो जाती है। जापान के आसपास तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। हाँ, एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसका नुकसान भी है। जहां गर्म तथा ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, वहां कोहरे वाला मौसम भी बन जाता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा आती है। महासागरीय धाराएं और महासागरीय लहरों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं और लहरें समुद्रों के ऊपर चलने वाली हवाएं हैं जो तेज चलने वाली पवनों के द्वारा उत्पन्न होती है। आज जल की गुणवत्ता का ह्रास मनुष्य की अपनी लापरवाही के कारण कर रहा है। मनुष्य बड़ी मात्रा में नदियों में गंदगी बहाता है, दूषित जल व कूड़ा करकट नदियों में डाल देता है। विषैले कीटनाशक तथा कीटनाशक भी खेतों से बहकर नदियों में पहुंचते रहते हैं। नगरों के सीवरेज भी नदियों में डाल दिए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे केवल एक दिन, केवल 22 मार्च को ही जल संरक्षण के रूप में न मनाकर प्रतिदिन मनाना होगा। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके बिना हम और हमारी पृथ्वी बेजान हो जाएगी। जल हमारी पृथ्वी का रक्त है, इसे यूं ही न बहाएं। इस वीडियो को सुनकर अपने अभ्यास प्रश्न करें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।